आइए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जब भी हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी आपके अराउंड, ठीक है, ये मोबाइल, लैपटॉप्स या जो भी है ना, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, जैसे छोटे छोटे सर्किट्स देख रहे हैं, डिस्प्लेस देख रहे हैं, एलईडीज देख रहे हैं, टीवीज देख रहे हैं, सब कुछ ये जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये इसका कंट्रीब्यूशन, इसका सब कुछ जो रैपिड एडवांसमेंट बोला है, रैपिड एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल रैपिड एडवांसमेंट, ये सब कुछ आया है सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर अराउंड 1920s 1930s के अराउंड देखने को मिलता है इसका। और उस जमाने में मतलब इंटेल के जो फाउंडर थे सर गॉर्डन मूर, इन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया था और फिर वो उसको लॉ के नाम से जाने थे। एक्चुअली में लॉ नहीं था, प्रेडिक्शन था। प्रेडिक्शन क्या था? इन्होंने 1965 में प्रेडिक्शन दिया था आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ जो भी हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिनको बोलते हैं, जैसे नाम आपने सुना होगा डायोड्स, ट्रायोड या ट्रांजिस्टर, ट्रायक, TRIAC, ट्रायक, ऐसे सारी चीजें हम लोगों ने हम अभी आगे आने वाले चैप्टर में सुनेंगे। तो गॉर्डन मूर भाई साहब जो फाउंडर थे, मतलब फाउंडर थे इंटेल इस कंपनी के, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन किया था कि जब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर या नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डबल होती जाएगी हर 2 साल में, हर साल डबल होती जाएगी, और डिवाइस का साइज कम कम होता जाएगा और पैसे आधे आधे होते जाएंगे। मतलब जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइस होगा उतना उसका साइज कम होगा और पैसे भी कम लगेंगे। तो लोगों ने बोला कि यार ये क्या मजाक कर रहे हैं, है ना। उन्होंने सेमीकंडक्टर की कंपनी बनाई थी इंटेल। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा, है ना, इंटेल और IBM प्रोसेसर्स बनाने के काम में करते थे। इंटेल सबसे ज्यादा, है ना। हम लोग जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो जो पूरे दुनिया में रिवॉल्यूशन लेके आया है, तो ये कंपनी की थी गॉर्डन मूर का। तो उन्होंने जो प्रेडिक्शन दिया था उसको बोलते हैं मूर्स लॉ, और वैसा ही हुआ, उससे ज्यादा हुआ। बल्कि आप देख रहे हो ना अभी मोबाइल में, पहले तो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में 1 GB रैम होता था, अभी मोबाइल में ही 12 GB रैम आ रहा है, या फिर 6 GB रैम, तो अब 8 GB रैम तो देखने को ही मिलता है। फिर इंटरनल स्टोरेज लोग बाहर से खरीदते थे 500 GB, और ये सब अभी तो मोबाइल में ही उतना आ रहा है। ठीक है, 1 TB वाले भी अभी आ रहे हैं मोबाइल्स। तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है पिछले 50 सालों में। तो ये सारा जो प्रेडिक्शन था, ये सेमीकंडक्टर की जो एबिलिटी है ना, क्योंकि हम कंडक्टर्स की वजह से हमारा पहला रिवॉल्यूशन आया लाइफ में कि इलेक्ट्रिसिटी आई, है ना। उसको समझने में हमारा टाइम गया, फिर मैग्नेटिज्म समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा हमको। लेकिन सेमीकंडक्टर्स से जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट हुई है किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड ले लो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड ले लो, स्पेस की फील्ड ले लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड ले लो, सारे फील्ड में सेमीकंडक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम पॉलीमर मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स और अब पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ एडवांस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसमें। तो ये बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा। हम जो स्पेस में बहुत रेस चल रहा है अभी की, इसरो, नासा, स्पेसएक्स, ऐसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेमीकंडक्टर पे ही काम कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर्स पे काम कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है, तो बताने का पर्पज ये है कि सेमीकंडक्टर हमारे लाइफ में रिवॉल्यूशन लेके आया।
पर इससे पहले हम लोग क्या करते थे, तो आप देखोगे हमेशा हमको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए। तो आपने घर में पहले टीवी देखा होगा, अभी भी बहुत लोगों के घर में टीवी होगा जहाँ पे ऐसे कैथोड रे ट्यूब यूज होता है, ऐसा टीवी होगा, है ना, ऐसा स्क्रीन वाला, जिसमें यहाँ पे कैथोड रे से गन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पे चमकने वाला स्क्रीन होता है और ये चमकता है स्क्रीन, और जिसकी वजह से हम लोग पिक्चर्स देख पाते हैं, पिक्सल उसके, है ना। तो सीआरटी मॉनिटर्स बोलते हैं ना इसको, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब्स। कैथोड रे ट्यूब्स तो ऐसे ही ट्यूब्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, कि जहां पर हमको फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट को हमें कंट्रोल करना है, ऐसी जगह पे हम लोग ट्यूब्स यूज करते थे मोस्टली। ये तो सीआरटी तो अभी लेटेस्ट ही है टेक्नोलॉजी, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते, वैक्यूम ट्यूब्स। और ये वैक्यूम ट्यूब्स किस पे डिपेंड करेंगे कि यहाँ पे कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा, है ना, उसको हम हीट करेंगे, है ना, कोई कॉइल देके, फिर वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो थर्मल इमिशन के ऊपर डिपेंड करता था मोस्टली। थर्मल इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जितना टेम्परेचर कंट्रोल करोगे आप उस हिसाब से फिर तुम्हारा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके ऊपर वो डिपेंड रहता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स और सेमीकंडक्टर में यही डिफरेंस था कि सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा रिलायबल है ना, कॉस्ट इफेक्टिव है ना, ड्यूरेबल है। जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो फ्रेजाइल भी थे, ठीक है, और इजी टू हैंडल नहीं थे। रिपेयर करें या क्रैक हो गया तो उनके सारे जो डिसएडवांटेज थे, डिसएडवांटेजेस, ये हमने सेमीकंडक्टर में एडवांटेजेस ढूंढ लिए। सेमीकंडक्टर में एडवांटेजेस के रूप में आ गए। तो एडवांटेजेस क्या है सेमीकंडक्टर के, यार एकदम स्मॉल साइज है ना, स्मॉल साइज है सेमीकंडक्टर, फिर ड्यूरेबल है, बहुत समय तक टिकेगा, चीप है, पैसा भी कॉस्ट इफेक्टिव है ना, कॉस्ट इफेक्टिव लिख देता हूं, है ना, और क्या है, इजीली अवेलेबल है, जैसे सिलिकॉन, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ये एलिमेंट्स है अवेलेबल, एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस यहां पर नहीं थे हमारे पास वैक्यूम ट्यूब में, और इसी वजह से हम लोग धीरे धीरे जब रिप्लेस कर गए तो रैपिड एडवांटेज आया। और सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन था 1948 में जो डिस्कवरी हुई ट्रांजिस्टर्स की, है ना। इसको गूगल करना, ट्रांजिस्टर, पहला ट्रांजिस्टर कितना था, ऐसा ट्रांजिस्टर देखना है तो तुम जैसे हम लोग देखेंगे इसको बीजेटी भी बोला जाता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिखेगा कहीं, है ना, तो दिखने में ऐसा 3 पैरों वाला दिखता है, ठीक है, इमिटर बेस कलेक्टर, ऐसा सब कुछ। तो ये आप अगर कंप्यूटर के पीछे या फिर अगर कभी टीवी रिपेयर करने वाले के पास गए, वहां पे सर्किट में आप देखो सर्किट बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्यों, क्योंकि वो लो वोल्टेज पे काम करते हैं, है ना, यहाँ पे वोल्टेज भी बचता है, लो वोल्टेज पे एनर्जी सेविंग डिवाइसेस है सारे, है ना। ये सारे एडवांटेजेस को लेके हम सेमीकंडक्टर की शुरुआत करेंगे। दिमाग में अब अपने पास एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस खत्म हो गया, अभी जमाना हो गया, आपको पता है कि क्यों नहीं यूज कर सकते ट्यूब्स, ठीक है। अब एडवांटेजेस पता चल गया, रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है लाइफ में हमारे, सारी चीजें छोटी छोटी एकदम प्रिसाइज फॉर्म में आ रही है, मोबाइल एकदम जेब में लेके घूम रहा है, ठीक है, मतलब वो मिनी कंप्यूटर ही है, इतना बड़ा कंप्यूटर था, ट्यूब से बना हुआ कंप्यूटर, एक बड़े रूम इतना होता था और उसमें हार्डली सिंपल कैलकुलेशंस किए जाते थे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, है ना। अभी तो पूरा जमाना चेंज हो गया है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है ना, और वो साइंस
कि थ्योरी क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये था ज्ञान जो शायद आपके थोड़ा बहुत काम में आ जाए। शुरू करते हैं अभी एक्चुअल में जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए सबसे बड़ा कंपैरिजन पॉइंट क्या है कि कंडक्टर्स होते हैं, है ना, इंसुलेटर्स होते हैं, और ये बीच का है भाई साहब, बीच का मतलब ऐसा नहीं, सेमीकंडक्टर। तो कौन सा हमारा फैक्टर था जिसके भरोसे पे हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं? कौन सा ऐसा चीज है जिसके भरोसे पे हम कंपेयर कर देते हैं? तो सबसे पहले चीज हमको पता है सर, रेजिस्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी, यही तो फैक्टर थे हमारे हमारे दिमाग में। और क्या चीज आती है? तो कंडक्टर्स आर द गुड, है ना, मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सेमीकंडक्टर्स, इन दोनों के बीच में कंडक्शन होगा उसका। तो पहला फैक्टर है रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी मतलब क्या? कितना अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो कितना आता है इसका? रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁸। ये भी याद रखने वाली चीज है ना। ये तो रेंज तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी में यूज करके, ओम मीटर। फिर सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते थे? 10⁻, कितना था, 5 से लेके, ज्यादा था ना इसका, 10⁻5 के रेंज में आता है इसका। और इसका 10⁻11 से लेके 10⁻19, ये याद है मुझे, ओम मीटर, इस रेंज में। तो ये मिडल रेंज में है, 10⁻8 तक भी है ओम मीटर। सो दिस इज द रेंज, या माइनस में ही है, ठीक है, +2 कर देता हूं ना, हाँ याद नहीं है मुझे, 10⁻8 ओम मीटर तक है। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो कंडक्टिविटी इसकी बहुत भारी हो जाएगी, 10⁻2 से लेके 10⁻8 तक। इसकी कंडक्टिविटी और कम हो जाएगी, 10⁻2 से लेके 10⁻8, है ना। अब ओम मीटर है, इसमें क्या हो जाएगा? मो मीटर इनवर्स, है ना, इसमें मो मीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा 10⁻11 टू 10⁻19, ये रेंज है, ठीक है, मो मीटर इनवर्स। तो ये सारी जो चीजें हैं हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बेसिस पे कंपैरिजन कर लिया है ना, कि सेमीकंडक्टर बहुत मिडल रेंज में है और इंसुलेटर बहुत ही बैड कंडक्टर है, बहुत ज्यादा हेवी रेजिस्टिविटी है इसका, तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है। ये सारी चीजें हमको, ये हमारा मेन कंपैरिजन का पॉइंट था। तो अब हमें कंडक्टर्स, कौन से अच्छे कंडक्टर्स पता है कि सिल्वर सबसे बेस्ट है ना, कॉपर, सिल्वर, है ना, ये बहुत अच्छे। फिर यहाँ पर इंसुलेटर्स कौन से हैं? इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये है। और इंसुलेटर तो दुनिया भर के हमको पता है, वुड है, माइका है, ग्लास है ना, डायमंड है, ये सारे बैड कंडक्टर्स। तो इंसुलेटर हमने देखा है कि जब तक हम बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं करते, रब नहीं करते, तब तक हमें वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं देता। जैसे ग्लास का एग्जांपल मैंने लिया, तो ग्लास इज रब्ड विद सिल्क, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, सिल्क निगेटिवली चार्ज बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकल जाता है। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और कंडक्टर्स के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमारा मेन कंपैरिजन का पॉइंट होता है, ठीक है। अब प्योरली सेमीकंडक्टर जो बिहेव करते हैं, तो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, या फिर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तीनों का देखेंगे। अब मुझे बताइए कि अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर होते कितने टाइप के हैं? तो पहले हम लोग देखते हैं इसको, एक फॉर्म में आता है कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल मतलब खुद एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर कंपाउंड फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है,
कंपाउंड फॉर्म में आते हैं गैलियम, गैलियम नाइट्राइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। और पॉलीमर्स में भी आते हैं, मतलब कंपाउंड में ही पॉलीमर्स में भी आते हैं, जैसे पॉलीएनिलीन, है ना, पॉली पाइरोल, ये सारे थोड़े से रट्टा हुए वाली चीज हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स भी आते हैं। पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एडवांसमेंट हो रही है, ये रिसेंट एडवांसमेंट है, मतलब लास्ट के 20-25 साल 30 साल पहले की एडवांसमेंट है। इसके वजह से और ज्यादा सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है मार्केट में, जिसकी वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी इतना लाइटर, क्योंकि जितना कम वजन वाली चीज, मिनिमम वजन वाली चीज ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन के साथ स्पेस में जाए, तो हमारा पेइंग लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, है ना, बाकी सामान हम लोग लेके जा सकेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज्यादा, मतलब आपने अगर वो इलॉन मस्क वाला स्पेसएक्स के बारे में सुना होगा, तो आप लोगों के लिए सेमीकंडक्टर और ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। तो सारी चीजें, फिजिक्स तो पूरा ही, तो कंपाउंड फॉर्म में आ रहा है, पॉलीमर फॉर्म में आ रहा है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, वो भी सेमीकंडक्टर में हम लोग को मिलते हैं। लेकिन हम जो डिस्कशन करेंगे इस पूरे हमारे स्कोप में बस इतनी चीजें हैं, और ये बाकी का जो भी स्टडी है ये इनकी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये आप इंजीनियरिंग में या फिर हायर जब स्टडीज करोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि आपको? ये सारी चीजें हमको सेमीकंडक्टर में पढ़नी है। अब इसके पीछे का साइंस कि ये ऐसा ही बिहेव क्यों करता है, कि हमको ये क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो देखो, अब जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए एटम्स, उनका स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आता है। और तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि कौन सा एटम में कौन सी एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स कौन से एनर्जी लेवल को अटेन करेगा, ये सारी चीजें हमको पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से समझती है। केमिस्ट्री डिटेल में आप लोग उसमें पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसीलिए ये बोल रहा हूं कि हमें यहां पर एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी बैंड, इसका कंसेप्ट समझना है। तो एनर्जी लेवल्स क्या होती है, एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी लेवल्स क्या होती है कि हर एक एटम में बसे हुए इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल अटेन करते हैं, और कोई दो इलेक्ट्रॉन का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन अपना यूनिक एनर्जी लेवल पे बैठा रहेगा, और दो इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी क्वांटम नंबर, मतलब चारों क्वांटम नंबर जो आपको पता है उसमें से तीन अगर सेम भी है तो चौथा तो डिफरेंट है। दे कैन नॉट हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स इक्वली, मतलब सेम नहीं हो सकते। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा गड़बड़ है, पर वो समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि एवरी एटम इज यूनिक, एवरी पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिक, है ना। तो हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग आइसोलेटेड
एटम को स्टडी करे और उसके इलेक्ट्रॉन को स्टडी करे, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम ये बोल रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल संभाल लेगा, देख लेगा, है ना, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, है ना। तो जो भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जो भी, या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनको अच्छे से स्टडी करके पॉलिस भाई साहब ने हमको इस जमाने में ये सारी चीजें समझाई। तो अब हम लोग जब आइसोलेटेड एटम्स की बात करते हैं तो हर एक की एनर्जी लेवल अलग अलग है। जैसे हम और ये बोल रहे हैं कि मोस्टली हम लोग जो सॉलिड पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। मोस्टली सॉलिड्स दैट वी स्टडी आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते क्यों है और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और जब वो आइसोलेटेड रहते हैं, अगर एक एटम आइसोलेटेड है उसका बिहेवियर, और जब वो ग्रुप में आते हैं when they come closer, उसका बिहेवियर ये डिफरेंट होता है। तो उसके वजह से एनर्जी लेवल्स या एनर्जी बैंड में जो डिफरेंस आता है या अल्ट्रेशन आता है, क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन इन एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सुनो, अगर मैं यहां पर कोई एक मेटल लूं, मेटल का एटम लूं,